गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है, आपके पाठ्यक्रम में जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम से दूसरा अध्याय है पत्रकारिता के विविध आयाम। अभी तक जो हम कर चुके हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, ये आज जानेंगे। समाचार की जो परिभाषाएं हैं, ये कर चुके हैं। अब जो आज हम जो करेंगे, जिस पर परिचर्चा करेंगे, वो रहेगा समाचार क्या है, समाचार के तत्व कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? और इस तरह से ये समाचार के जो तत्व हैं, समाचार के तत्व हम 5 तत्व कर चुके थे। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष। अब करेंगे महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। तो शुरू करते हैं। संघर्ष हो चुका है हमारा महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने-माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए, तो यह एक खबर बन जाती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है, विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करते दिखाई भी पड़ते हैं। उपयोगी जानकारियाँ, ये महत्वपूर्ण लोगों के चित्र दिए गए हैं। इसमें चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे फिर गांधी जी हो, ठीक है? या मदर टेरेसा हो, कोई भी हो, ठीक है? तो आगे है उपयोगी जानकारियाँ। अनेक ऐसी सूचनाएँ भी समाचार मानी जाती हैं, जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों के तात्कालिक उपयोग की सूचनाएँ भी हो सकती है। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसे रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। अनोखापन, एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो यह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर बन जाती है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है, वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती है, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार यह देखा गया कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। पाठक वर्ग, आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनल का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचि और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचार या घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस का समाचार के महत्व के आंकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों आधार अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन दाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
आगे है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है और इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं और समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी बिल्कुल नहीं होता कि केवल वही संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करें, बल्कि वे उन खबरों को भी चुन सकते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितने अनुकूल खबरों को दी जाती है। आगे है संपादन। जन संचार माध्यमों में द्वारपाल की भी भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। यानी कि द्वारपाल किसे कहते हैं? ये पूरी की पूरी जो टीम होती है, संपादक महोदय की, उप संपादक महोदय की, सहायक संपादक की, और ये जो छापने का, प्रकाशित करने का, शीर्षक इत्यादि देने का जो इनका कामकाज होता है, उसको ही क्या कहते हैं? द्वारपाल बोलते हैं। यानी कि 2 से अधिक जो ये क्या होते हैं इनकी जो टीम होती है, संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक हो गई, ठीक है? ये जो पूरी टीम होती है उसको ही द्वारपाल कहा जाता है। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं को और अन्य श्रोताओं से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहाँ रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर भी होती है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषाशैली, व्याकरण, वर्तनी, हाँ, तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाँटता भी है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए, यह भी वही तय तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। अब जो कुछ भी उसे जिस भी खबर को प्रकाशित करना है, छापना है, उसके लिए कुछ कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, और वो नियम कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, जो कुछ भी हम छाप रहे हैं, एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं। फिर वस्तुपरकता पर आधारित होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। फिर निष्पक्षता होनी चाहिए, फेयरनेस, अंग्रेजी में फेयरनेस बोलते हैं। फिर संतुलन यानी कि बैलेंस, और स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन, ठीक है? ये सभी क्या होते हैं? छपाई के सिद्धांत होते हैं। कोई भी खबर होती है और उसको जब हम छापते हैं, प्रकाशित कर उस या प्रकाशित करते हैं या तो उसके लिए ये जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, 5 इन पाँचों सिद्धांतों का हमें क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। ठीक है भाई? तो देखिएगा क्या है ये पाँचों के पाँचों सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इसका पालन करे। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श भी हैं और मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। जैसे तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। आइए अब इन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। जैसे तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता यानी कि एक्यूरेसी होती क्या है? एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। एक आदर्श में मीडिया पत्रकारिता यथार्थ वास्तविकता का प्रतिबिंब होता है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यथार्थ क्या होता है? यथार्थ होता है सच्चाई, हकीकत, रियलिटी। जो जैसा देखा है उसे उसी रूप में उसका प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है?
उसी रूप में उसे बताना। लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचना और तथ्यों के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचना और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही लें। वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाए तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उस तथ्य में उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रकट करते हैं। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफी समानता भी देखने को मिलती है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी ये दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिक अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्य को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी अक्षमता को भी प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती है और वास्तविकता से दूर भी हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर वो कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तगाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन यानी कि तथ्यों को एकत्रित करता है और उसे फिर प्रस्तुत करते हुए अपने आंकलन को अपने अवधारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देता। वैसे यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। निष्पक्षता निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी होता है। उसकी निष्पक्षता से उसके समाचार संगठन की साख बनी रहती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने प्रकट करता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका रहती है। इसकी किसमें अहम भूमिका रहती है? इसकी भूमिका इस राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका रहती है।
ठीक है? तो लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ ही रहती है। अब जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम हो जाता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत, एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगा सकती है, और इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजानों में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। आगे है संतुलन, यानी कि बैलेंस। ठीक है? संतुलन, निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। किसकी ओर झुका है? किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तगाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने आप समाचार वजन के अनुसार स्थान पाए। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं और अधिक बढ़ जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों और इसे मिलते जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा एक तरफा चरित्र हनन करने का हथियार भी बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो। उनका सही साबित होना काफी संदिग्ध होता है। ठीक है? लेकिन अघोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता। आगे चलिएगा। अब इसमें एक बार ये देख लीजिएगा, पत्रकार की बैसाखियां कौन कौन सी होती है। संदेह करना पत्रकार का गुण है। संदेह करना पत्रकार का गुण है। उसे चीजों के तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम है। अगर संदेह न हो तो सवाल भी न उठाए जाएंगे और परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हो। इसके लिए पत्रकार को 4 बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। ये बैसाखियां संकट या संकट या दुविधा के समय उसके काम आते हैं। पहली बैसाखी है सच्चाई। पहली क्या है बैसाखी उसकी? पहला सारा क्या है? सच्चाई, यानी कि विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों के तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहों को जगह न मिले। दूसरी बैसाखी होती है संतुलन। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। पहली बैसाखी क्या है? सच्चाई, और दूसरी है संतुलन। ठीक है? तीसरी है निष्पक्षता और चौथी होती है स्पष्टता। तो संतुलन, सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयान और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए और विवाद के मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखी जानी चाहिए। एक पक्षीय समाचार असंतुलित बना रहेगा। तीसरी बैसाखी निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न प्रकट करें। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से अलग भी हो सकता है कि कोई समाचार
लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, सुंदर ढंग से, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए, उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे रहें और उसमें कोई उलझाव बिल्कुल भी ना हो। आगे चलिएगा, संतुलन का सिद्धांत ये तो कर चुके हैं। स्रोत, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है इस पंक्ति में। तो स्रोत, हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक होता है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं। फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं, और इस तरह किसी भी दैनिक समाचार के लिए पीटीआई, यूएनआई जैसे ही समाचार एजेंसी और स्वयं अपने ही संवाददाता और रिपोर्टरों का तंत्र समाचार का स्रोत बन जाता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचारों के स्रोत की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो, और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती है जिनके स्रोतों का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकल जाती है और उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होती। एक समाचार में सम्मानित सूचना का स्रोत होना बहुत आवश्यक है। जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं होता, उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता। वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। इसलिए यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है, तो निश्चय वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत बन जाता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब आगे चलिए, पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक समाचार से एक तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, और कुछ अन्य के संदर्भ में वह उसकी इच्छा ये जानने की होती है घटना के पीछे क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में नए आयाम जोड़ता है। वो नए आयाम कौन-कौन से हैं, वो देख लीजिएगा। यानी कि खोजी पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, कार्टून पत्रकारिता, ठीक है? कार्टोग्राफी पत्रकारिता, फिर वैज्ञानिक पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, फ़िल्म पत्रकारिता, उद्योग पत्रकारिता, ये सभी तरह के क्या हो जाएँगे, ये सभी तरह के जो पत्रकारिता के आयाम हैं, ये इसी में आ जाएँगे। ये आयाम है पत्रकारिता के, कौन-कौन से? जो मैंने अभी आपको बताए हैं। यानी कि समाचार के अलावा आगे चलते हैं। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फ़ोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व होता है। इनके बिना कोई समाचार स्वयं को संपूर्ण नहीं मान सकता। अब संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। अब ये जान लीजिएगा, ये जो संपादकीय पृष्ठ होता है, ये संपादकीय पृष्ठ होता है किसी भी न्यूज़पेपर में चौथा जो पेज होता है, पृष्ठ संख्या नंबर 4, ये संपादकीय पृष्ठ है जिस पे अभिव्यक्ति व माध्यम लिखा हुआ होता है। ये संपादकीय पेज होता है, इसमें 3 या 4 खबरों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाता है। 3 या 4 खबरों पे के संदर्भ में इसमें बताया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो कोई भी अखबार पढ़ता है,
वो इस पृष्ठ को अवश्य ही पढ़ेगा, क्योंकि इसमें ये अखबार की आत्मा मानी गई है। संपादकीय पृष्ठ जो होता है, ये किसी भी अखबार की आत्मा मानी जाती है, ठीक है? पूरा निचोड़ होता है इसमें, पूरे न्यूज़पेपर का, ठीक है? इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रकट करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर छापे जाते हैं और घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणियां भी होती हैं। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे अब फोटो पत्रकारिता किसे कहते हैं? फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिख कर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर दिया गया है। आगे है कार्टून, कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई स्टिक टिप्पणियां पाठक को मन को छू लेती है। इस तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इसके इनकी चोटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीयों से भी अधिक प्रभावित रहते हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाया जा चाहिए, बल्कि उन पर टिप्पणी भी की जानी चाहिए। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसिंग के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जानी चाहिए। कार्टोग्राफी का उपयोग टेलीविजन में भी किया जाता है। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक अंक में पूछा जा सकता है कि कार्टोग्राफी का उपयोग समाचारों के अलावा और किस में किया जाता है। ऑप्शन में मान लो रेडियो आ जाए, इंटरनेट आ जाए, मोबाइल फ़ोन आ जाए, ठीक है? और टेलीविज़न आ जाए, तो आप किस पे टिक करोगे? टेलीविज़न पर, ठीक है? आगे चलिएगा, पत्रकारिता के और भी बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से जैसे खोजपरक पत्रकारिता आ गई। खोजपरक पत्रकारिता से अभिप्राय यही है कि इसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य और सूचनाओं को लोगों के सामने प्रकट किया जाता है, जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया हो। और आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया और कोई उपाय है ही नहीं। तो खोजी पत्रकारिता का ये एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के नाम से दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हालाँकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले से ही शुरू हो गई थी, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये। एक अंक में पूछा जा सकता है कि भारत में खोजी पत्रकारिता कितने दशक पहले से शुरू हो गई थी? 3 दशक पहले से। लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। शैशव काल यानी कि बचपना, बालकपन में ही है, ठीक है? अभी इसकी शुरुआत ही मानी गई है। जब शुरू जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा फैलता जाए, तो खोजी पत्रकारिता ही उसके अ, खोजी पत्रकारिता के माध्यम से ही ये सभी बातें हम उजागर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था और भारत में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब उदाहरण के तौर पे चले आपको, जैसे 2G घोटाला है या फिर और ये तरह-तरह के घोटाले, जैसे ओपी चौटाला है। ओपी चौटाला जेल काट रहे हैं अभी भी, 10 साल की सज़ा मिली हुई है उन्हें, जेबीटी घोटाला किया था, ठीक है? तो जो 2001 में उन्होंने क्योंकि उन्हीं की सत्ता थी, उन्हीं की सरकार थी और वो ओम प्रकाश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ये इस प्रकार की जो ये गड़बड़ियाँ होती रहती है, ये भ्रष्टाचार जो फैलता रहता है, ठीक है? बैंकों में या फिर जो राजनीतिक तौर पे, ठीक है? ये नेता लोग हैं
या फिर जो सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई भी प्राइवेट में काम करता है, वो भी अगर गड़बड़ करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, तो उसको उजागर करने का काम किसका होता है? खोजी पत्रकारिता का ही होता है। ठीक है भई? आगे चलिएगा, विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से उम्मीद होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि वह समाचार उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। इनमें संपादकीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि भी शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना कठिन होता है। वॉचडॉग पत्रकारिता अति महत्वपूर्ण है ये। वॉचडॉग पत्रकारिता किससे कहते हैं? यानी कि वॉचडॉग पत्रकारिता से मतलब यही है कि अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में या फिर कोई भी गड़बड़ी फैलाई गई है, तो उस गड़बड़ी को उजागर करना ही, उसका पर्दाफाश करना ही वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। और ये सरकार पर विशेष ध्यान रखती है, सरकार के कामकाजों पे भी ये विशेष ध्यान रखती है। अब आगे देखिए, इसमें यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं रखना है, और कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसका पर्दाफाश करना है। इस परंपरागत रूप से इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता ये भी अति महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाया जाता है, और इस तरह की पत्रकारिता को ही पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। अब वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है? मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के निश्चित दायरे में ही काम करती है, और इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है, और उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर रहता है। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान क्या है? अब देख लीजिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त पत्रकारिता या पेज पत्रकारिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये जान लीजिएगा और ज़्यादा कोई इसमें विशेष बात नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। दरअसल उपभोक्ता समाज का एक वह तबका जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में लगा रहता है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाते हैं और उन वास्तविक समाचार घटनाओं की अपेक्षा अपेक्षा या जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं होती हैं, जिनके बारे में जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। इस दौर
समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर करता है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जाती रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा ही सनसनीखेज या पीछ पत्रकारिता और पेज थ्री पत्रकारिता की धाराएँ मौजूद रहती है। इनका हमेशा अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व रहता है। जैसे ब्रिटेन को टैबलॉइड मीडिया और बाद में भी ब्रिटिश जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज थ्री भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी, जिसे व्यापीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है। ठीक है? तो ये आपका जो अध्याय था, ये आपका अध्याय लगभग खत्म हो चुका है। अब एक बार पुनः देख लीजिएगा इसमें हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं इस अध्याय में। इस अध्याय में पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता के आयाम कौन-कौन से होते हैं? समाचार क्या है? समाचार के जो सिद्धांत कौन से होते हैं? समाचार के तत्व कौन से होते हैं? ये जो बातें हैं पेज थ्री पत्रकारिता और इस प्रकार की ये जो बातें हैं, ये सभी हम इस अध्याय के माध्यम से कर चुके हैं। अब देखिएगा इसमें आप जैसे शुरुआत में हमने किया था पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित बातें जानी थी, ठीक है? यानी कि जो देश दुनिया में जो कुछ भी होता है और उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से प्राप्त होती है और अधिकांश जानकारी हम क्या करते हैं प्रत्यक्ष रूप से भी बाहर की दुनिया से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है भाई? और समाचार क्या है? समाचार की जो परिभाषा दी गई है इनमें से कोई भी परिभाषा आप याद रख सकते हो। जैसे समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है या किसी घटना की रिपोर्ट की समाचार होती है। यह समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का एक सूचना समाचार होती है। यानी कि समाचार क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना या विचार या समस्या रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है समाचार का मतलब हुआ अंग्रेजी में इसे न्यूज़ बोलते हैं और न्यूज़ शब्द न्यूज़ से बनता है। न्यू का मतलब है नया, यानी कि जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हो। वो ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई मुद्दा है, उससे आप भली-भाँति पूर्वक आपका परिचित होना ही आपके लिए वो समाचार बन जाता है। समाचार के तत्व नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा, ये सभी इसमें है। अब आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई? रमन मयंक पूछना भाई इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएँगे एमसीक्यूज़ में, ठीक है? क्योंकि पहला चैप्टर आपका हो चुका था और ये दूसरा चैप्टर पत्रकारिता के विविध आयाम, पहला जनसंचार माध्यम है, वो आपका हो चुका है। इन दोनों चैप्टरों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके पेपर में। ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना इसे ध्यानपूर्वक। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।